हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या है। कि ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जो रेखाएं खींची गई है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई रेखा नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें ग्लोब पर या मानचित्र पर ही देखने को मिलेगी। तो इन्हें अक्षांश रेखाओं को अक्षांश वर्त भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो अक्षांश वर्त है वो है 0 डिग्री अक्षांश। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। यानी कि इसके 4 नाम हैं: 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन और विषुवत रेखा। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या जिसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। यह सबसे बड़ा वर्त है, यानी कि भूमध्य रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। जो जितने भी अक्षांश हैं उन सब अक्षांशों में 0 डिग्री अक्षांश की लंबाई सबसे ज़्यादा है और इसकी लंबाई है लगभग 40,000 से ऊपर ही है, 40,045 किलोमीटर लगभग। तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,045 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें देखो कि 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत रेखा, तो इसके जो उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश तक, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि यह उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ये है दक्षिणी ध्रुव। तो कुल अक्षांश कितनी है पृथ्वी पर? कुल अक्षांश पूछ लिए जाए तो एक तो ये 0 डिग्री अक्षांश है और 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में, तो कुल होगी ये 181। तो अक्षांश रेखाएं कुल कितनी हैं? तो 181। और अक्षांश वर्त पूछ लीजिए, अक्षांश वर्त कितनी है? तो ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये वर्त नहीं, ये बिंदु ही है। तो ये 2 कम हो जाएंगे, तो ये है 181 में ये 2 घटा देना, 179 हो जाएंगे। तो अक्षांश वर्त अगर पूछा जाए तो 179 है और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 181 है। तो देखो अक्षांश रेखाओं के बारे में समझिए कि ग्लोब या मानचित्र पर ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं हमें देखने को मिलती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हें अक्षांश वर्त भी कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा है और जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है कह सकते हैं उसको 0 डिग्री अक्षांश। इसकी लंबाई है 40,000 से ऊपर, यानी कि 40,045 किलोमीटर है और ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और कुल अक्षांश 181 है और अक्षांश वर्त अगर पूछे जाए तो 179 है। तो अक्षांश यानी कि कुल अक्षांश 179 हो गई और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पूछ ली जाएगी। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आपको बताना है 111 किलोमीटर है लगभग। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है और प्रत्येक अक्षांश यानी कि जितने भी अक्षांश हैं सभी समांतर होंगे। अक्षांशों की विशेषता है, अक्षांश रेखाएं क्या होगी? देशांतर समांतर नहीं होती हैं, अक्षांश रेखाएं समांतर होंगी सभी। और ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी
अक्षांशों की लंबाई है जो कम हो गई ध्रुवों की ओर, यानी 0 डिग्री जो अक्षांश से हम इधर जाएंगे तो ये इनकी लंबाई है जो कम होती जाएगी, ऊपर जाओगे तो भी कम होती जाएगी। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो अक्षांश वर्त है जितने ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों की ओर सबसे लास्ट में आके डॉट हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये बड़े भूमध्य रेखा पर जो विषुवत वर्त है जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ये सबसे बड़ा वर्त है, पृथ्वी के ऊपर खींचा गया सबसे बड़ा वर्त है। अब मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं, अब देखो उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले मैं उत्तर की ओर लिखा मुख्य जो है कर्क रेखा है, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा। अब उसके बाद में 66.5 डिग्री है, उसको कहते हैं आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त वह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये जो 66.5 डिग्री इसको कहते हैं अंटार्कटिका वर्त, अंटार्कटिका वर्त, ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अब इनको दोबारा थोड़ा समझ लो भी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है, और अक्षांश रेखाएं जो समांतर होती है और देशांतर हैं जो समांतर नहीं होंगी। ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई कम होती जाएगी, अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कम होगी, और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और जो मकर रेखा है उसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। आर्कटिक वर्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अंटार्कटिक वर्त है जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब भूमध्य रेखा से संबंधित प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वैसे मैंने कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश है उनके बारे में तो बता ही दिया मैंने। अब जो मुख्य जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर भूमध्य रेखा से पूछ लिया जाए कि भारत के दक्षिणतम पॉइंट, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है उससे भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो भारत के दक्षिण जो पॉइंट है वहाँ से इसकी दूरी है जो 876 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा है जो भारत के दक्षिणतम पॉइंट से 876 किलोमीटर दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है। और अब कर्क रेखा पर स्थित देश है उनके बारे में बता दिया आपको। मकर रेखा जो अगली क्लास है उसमें बता ही देंगे, भूमध्य रेखा पर बता ही दिए गए। अब जो इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं कि इन पे जो उत्तरी आयनात किसे कहते हैं, दक्षिणी आयनात किसे कहते हैं, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि उत्तरी आयनात क्या है और दक्षिणी आयनात क्या है। तो इस आयनात को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ तारीख है जो याद करनी है आपको। एक तो 21 जून, इसके ठीक 3 महीने बाद, जून के 3 महीने बाद आता है सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर के ठीक 3 महीने बाद में आता है दिसंबर, यानी कि उसमें आप तारीख रखनी है 22 दिसंबर, ये याद रखनी है आपको। और 22 दिसंबर के ठीक 3 महीने बाद में आता है 21 मार्च, 21 मार्च। तो 21 जून यानी कि उत्तरी आयनात किसे कहते हैं, तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। सूर्य है जो कर्क रेखा पर होगा, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि 21 जून को पृथ्वी का झुकाव, सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध का जो झुकाव है वो सूर्य की ओर होगा। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ेंगी। तो इस दिन क्या होगा कि कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा होगा, दिन सबसे बड़ा, और रात छोटी, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को, और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। और जो ऋतु है, ऋतु गर्मी की होगी। जून में हम उत्तरी गोलार्ध में थे, जून में अपने गर्मी पड़ती है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक अपोजिट होगा, कर्क रेखा पर जो कुछ होगा ना 21 जून को, वो मकर रेखा पर ठीक इसके अपोजिट होगा।
तो मकर रेखा पर क्या होगा उस दिन? मकर रेखा पर दिन छोटा होगा और रातें लंबी, और जो मौसम है, ऋतु है, वो होगी सर्दी की। यानी कि 21 जून को जो कर्क रेखा पर होगा उसका ठीक अपोजिट आप 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में कर देना, यानी कि मकर रेखा पर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन 21 जून, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होगा, यानी कि ठीक इसके अपोजिट होगा। अब देखो भाई, जून में 21 जून, उसके बाद में 22 जून आता है, 23 जून आता है, फिर सूर्य इधर चालू हो जाता है दक्षिण की ओर जाना। तो ऐसे ठीक 3 महीने बाद सितंबर का महीना आता है। तो सितंबर के महीने की आपको याद रखनी है तारीख 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, भूमध्य रेखा पर सूर्य होगा। तो पूरी पृथ्वी ऊपर 23 सितंबर को दिन रात बराबर होंगे, दिन रात बराबर 23 सितंबर को होंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे, और सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात भूमध्य रेखा पर ही होगी। और अब ठीक है, आप आ जाओ 3 महीने बाद, सितंबर के बाद में आ गया दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी 22 दिसंबर को। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर दिन तो होगा बड़ा और रात छोटी, और ऋतु होगी गर्मी की। यहाँ अब 22 दिसंबर तो कर्क रेखा पर क्या होगा? उस दिन सर्दी होगी, अपने अपने कर्क रेखा पर आ जाते हैं। तो कर्क रेखा पर दिन छोटा, रात बड़ी और ऋतु सर्दी। तो ये जो 21 जून वाला सिस्टम है, ये तो है उत्तरी आयनात, और जो 22 दिसंबर वाला है उसको कहते हैं दक्षिणी आयनात। तो अब देखो कि 21 जून को उत्तरी आयनात यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिणी आयनात। अब क्या है कि 22 दिसंबर के बाद में सूर्य फिर इधर चलना शुरू होता है, उत्तर की ओर जाता है। तो 3 महीने बाद 21 मार्च को फिर भूमध्य रेखा पर आ जाते हैं, यानी 21 मार्च और कर देते हैं यहाँ पे 21 मार्च। तो 21 मार्च को जो सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। तो देखो भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार आता है सूर्य की किरणें, 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखना है। ये 3-3 महीने का डिफरेंस है, तारीख याद रखना। महीने तो 3-3 महीने बाद आएगा, जून के बाद में सितंबर, सितंबर के बाद में दिसंबर, दिसंबर के बाद में मार्च। हम तारीख याद रखनी है, 21 जून और 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। कई 21 दिसंबर है, ऐसे उल्टे सीधे कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि सितंबर तो 23 है और दिसंबर 22 है, जून और मार्च 21 है। तो अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होने का मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु, तो गर्मी की ऋतु जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होगी ना, तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी। तो अपने जो सर्दी की ऋतु होती है दिसंबर में, तो आप 22 दिसंबर को याद रखना। अगर सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछे तो 21 जून। तो ये आपको याद हो गया। अब अगला जो मकर रेखा पर स्थित जो देश है उनके बारे में आपको बताना है, वो हम मैप पर बताएंगे आपको। और अभी मैं आपको मैप पर इसकी क्लास लगाएंगे और उसमें आपको बता देंगे मकर रेखा, कर्क रेखा पर और भूमध्य रेखा वाले तो आपको बता ही दिए।
हाँ, तो हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा, फिर 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि हम मकर रेखा के बारे में जानेंगे। तो देखो कि इस मैप में आप देखोगे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों ही लाइन गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा भी है और 0 डिग्री अक्षांश भी है और मकर रेखा भी है। तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि मकर रेखा किन किन महासागरों और किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा पर महासागर है, तो प्रशांत महासागर, इधर से प्रशांत महासागर के बाद में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बाद में अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद में हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बाद में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ये पूरा देश भी है और महाद्वीप भी है। तो याद रखना, 3 तो हैं महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, और 3 है महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब कितने देशों से गुजरती है, तो इस पर कुल 10 देश हैं। तो 10 में से 4 देश तो हैं दक्षिणी अमेरिका के, और 5 देश आ जाते हैं अफ्रीका में, और एक ये ऑस्ट्रेलिया है ही। तो हम दक्षिणी अमेरिका के देश पहले लिखते हैं कि ये जो एक बिल्कुल किनारे पर ये देश है, चिली के आकार का है, इसे चिली कह देते हैं, चिली। तो दक्षिण अमेरिका का एक देश तो है चिली। दूसरा है चिली के साथ ही है जो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 बड़े देश हैं। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील तो याद रह ही जाएंगे, बड़े देश है दक्षिण अमेरिका में। और ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसमें से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, और एक चिली है ही। अब चौथा जो देश है ये है बीच में, पराग्वे, पराग्वे यानी कि लैंडलॉक देश है ये। तो 4 देश हो गए, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देश हैं। उसके बाद में अटलांटिक महासागर शुरू हो जाता है, और उसके बाद में देश अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, ये जो देश है ये है नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया के जो इधर ये है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। और ये जो बीच में है यानी कि नामीबिया के बिल्कुल साथ और दक्षिण अफ्रीका के जो ऊपर है ये है बोत्सवाना, बोत्सवाना। और ये किया जाता है देश मोजाम्बिक, और ये जो है मेडागास्कर है, द्वीप भी है और देश भी है, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक ये 2 तो इनके बीच में मोजाम्बिक की खाड़ी है ये, तो ये तो याद ही रह जाएगा वैसे ही भी, मोजाम्बिक की खाड़ी मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। दक्षिण अफ्रीका ये दक्षिण में बिल्कुल 3 देश हो गए, और नामीबिया और बोत्सवाना ये याद रह जाएंगे। आगे ये हिंद महासागर के बाद में ये तो ऑस्ट्रेलिया है ही। इस प्रकार कुल देश हैं, कुल 10 देश हैं। तो देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश 4 कौन कौन से हैं, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। और अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश हैं, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिए कौन कौन से देश हैं। अब एक बात और याद रखना जो मैंने वहाँ बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं आप बताता हूँ कि ये जो प्रश्न आ जाता है कि
किसी वस्तु का वजन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का वजन सर्वाधिक ध्रुवों पर होगा। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम वजन कहाँ होगा, कि पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण कहाँ होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए भूमध्य रेखा पर। ये याद रखना आप कि पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण तो वो होगा ध्रुवों पर। अब और इन रेखाओं से संबंधित प्रश्न पूछ देते हैं कि नदियाँ पूछ देते हैं। कौन सी नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को तो माई नदी 2 बार काटती है, माई नदी है। और अगर इसको पूछ लिया जाए भूमध्य रेखा को, तो कांगो नदी याद रखना। कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा पर पूछ लिया जाए मकर रेखा पर कौन सी नदी है 2 बार इसको काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। तो ये याद रखना 3 नदियाँ, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माई नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है वो लिम्पोपो नदी है। और ये अपना टॉपिक अक्षांश रेखा से संबंधित टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया है।